नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल इन वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव के वीडियो जो विमर्श पोर्टल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के हैं, उनको भी हमने जो इन वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। साथ ही आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और जो बुक में हमने क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के टिक कराए हैं, उनको भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। अभी तक के वीडियो में हमने जो है अध्याय 3 में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के हल देखे हैं। अब इस अध्याय का जो लास्ट वीडियो ये रहेगा इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, उसके अंदर जो प्रश्न हमें प्रश्न बैंक और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सकें। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हमने को जो है समीकरण युग्म दिया गया है, इसमें p का मान ज्ञात करना है यदि इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। देखिए यहाँ से जो है इस अध्याय से आपको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एक 4 नंबर का एक प्रश्न जो है इसमें से पूछा जाना है और 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल अपने को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले अपने को इसकी बेसिक जानकारी जो है वो होना चाहिए। और बेसिक जानकारी के लिए हम आते हैं इस टेबल के ऊपर जिसको हमने तैयार कर रखा है। ये हमारी बुक के अंदर भी जो इसको दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण युग्म का जब हम ग्राफ बनाते हैं, इनको ग्राफ पर निरूपित करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती हुई निकल जाती है। और कितने बिंदुओं पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो यहाँ पर केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम पहली रेखा का ग्राफ बनाते हैं और दूसरी रेखा का ग्राफ भी उसी रेखा के ऊपर जो है बनता हुआ नज़र आता है, उसी रेखा के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। या फिर जो है हम एक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, लाइन आती है हमारे पास में। क्यों मिलेगी लाइन, सरल रेखा क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात जो होती है 1 होती है, उसका ग्राफ जो हमें प्राप्त होगा वो सरल रेखा प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी समीकरण दिए हैं सारे रैखिक समीकरण हैं और इनका ग्राफ हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है। तो एक समीकरण का ग्राफ हमें ऐसा मिल गया और दूसरे समीकरण का ग्राफ उसके समांतर निकलता हुआ चला गया, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करें। तो 3 स्थितियां हम ग्राफ में देखते हैं कि या तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक के ऊपर एक आ गई जिसे हम बोलते हैं इसको संपाती रेखाएं, और यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ऐसा कब होता है? तो उसके लिए हमने जो समीकरण लिए हैं कुछ उदाहरण, इनकी तुलना करते हैं हम। तुलना किससे करेंगे? तो तुलना करेंगे रैखिक समीकरण के जो सामान्य रूप है समीकरण युग्म का, इसमें a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। और चूंकि 2 चर है इसलिए अपने को दूसरा समीकरण लेना पड़ेगा, तो उसमें हम लेंगे a2x b2y + c2 = 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर इसके अनुपातों की तुलना कर लें। अनुपातों की तुलना के लिए अपने को a1 और a2 का मान चाहिए। अब a1 और a2 का मान कहाँ से आएगा? तो पहले समीकरण में x का जो गुणांक है वो a1 है, यहाँ पर x में किसी से गुणा नहीं है, अर्थात a1 का मान कितना मिला अपने को? 1। और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 है, तो यहाँ से अपने को इसका मान मिला, कितना मिल गया? 1/3 मिल गया। फिर आते हैं हम अगले b1/b2 के लिए। तो b1 और b2 क्या है? यहाँ पर देखिए b1 और b2 जो है y के गुणांक है। पहले समीकरण में y का गुणांक है वो b1 है और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वो b2 है। जब इसको हम हल करेंगे यहाँ से तो अपने को मिल जाएगा -1/2। और c1/c2, पहले समीकरण में अचर राशि और दूसरे समीकरण में अचर राशि। पहले समीकरण में अचर राशि 0 है और दूसरे समीकरण में जो अचर राशि है वो कितनी है? -20 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करते हैं अर्थात यहाँ 1/3 है और यहाँ पे -1/2 है। क्या 1/3 -1/2 के बराबर होता है? नहीं होता है बराबर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के।
जब ऐसी स्थिति होगी तो इसका जो ग्राफी निरूपण है, यहाँ पर अपने को इन समीकरणों का ग्राफ जो है कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं अपने को प्राप्त होगी और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तब हम बोलेंगे कि समीकरण युग्म का हमें केवल एक हल प्राप्त होगा। क्यों होगा केवल एक हल? क्योंकि रेखाएं जो होती है वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो रेखाएं एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं केवल एक हल, या इसे हम बोलते हैं कि इस स्थिति में समीकरणों का जो है एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। इसके जैसा और कोई नहीं होगा, केवल एक ही हल हमें प्राप्त होगा। तो जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यहाँ पर इसमें हम तुलना कर लें, a1 का मान अपने को मिलेगा 2 और a2 का मान मिलेगा 4, कुल मिला के अपने को मिलेगा 1/2। b1 के लिए y का गुणांक देखें 3 और b2 के लिए इस समीकरण में y का गुणांक देखें 6। यहाँ पर भी अपने को इनको हल करने पर मिलेगा 1/2। c1 का मान -9 है, c2 का मान -18 है, यहाँ पर भी मिल गया अपने को 1/2। देखते हैं 1/2 सब बराबर हैं, अर्थात यहाँ पर a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और बराबर है किसके, c1/c2 के। इस स्थिति में जो ग्राफ अगर हम इसका बनाते जाएंगे तो हमको मिलेगी यहाँ पर समपाती रेखाएं अपने को प्राप्त होगी। और जब समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, अर्थात जब स्थिति ये बनेगी कि तीनों अनुपात बराबर हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। अनंततः अनेक हल अपने को प्राप्त होंगे, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, या इसको हम बोल सकते हैं अपरिमित अनेक हल। इसका एक नाम और अभी इस बुक के अंदर दिया हुआ है, अपरिमित अनेक हल अपने को प्राप्त होंगे। तो अगली स्थिति पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 2 है और b2 का मान 4 है। इसको हल करने पर अपने को मिल जाएगा 1/2। c1 का मान -4 है और c2 का मान जो है -12 है। यहाँ इसको हल करेंगे तो अपने को 4 से हम इसको काटेंगे तो मिलेगा कितना, 1/3। तो देखते हैं शुरू के दोनों अनुपात तो बराबर आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के। लेकिन अगला जो मान है जो कौन सा है, c1/c2 का, वो 1/3 है, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। इस स्थिति में जब हमको ग्राफ मिलेगा रेखाओं का, वो कौन सी रेखाएं मिलेगी अपने को, यहाँ पर ये समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि समीकरण निकाय का हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल हमें इस निकाय का नहीं मिलेगा, क्योंकि रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है। देखिए पहली स्थिति में अपने को एक हल मिल रहा था, यहाँ पर भी हमको हल मिल रहे हैं और यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में जो समीकरण निकाय कहलाता है हमारा, यहाँ पर हम बोलते हैं ये जो समीकरण निकाय है संगत समीकरण निकाय कहलाता है। यहाँ पर भी अपने को हल मिल रहे हैं, तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये समीकरण निकाय जो हमारा संगत निकाय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इसको आश्रित भी बोलते हैं, यह निर्भर करता है पूरी तरीके से, बहुत सारे मान रहते हैं इस कारण से। और यहाँ पर जो है इसका कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जो समीकरण निकाय है उसे हम बोलेंगे असंगत। अब यहाँ से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, कि यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो उसका ग्राफ कौन सी रेखा प्रदर्शित करेगा। जब समीकरण निकाय प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करे तो उसकी स्थिति, उसकी शर्त लिखिए। तो इस तरीके से आपको जो है इस सारणी से जो है हम किसी भी तरीके से मान जो है पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका पक्का आना ही आना है कि दो समीकरण, रैखिक समीकरणों के अद्वितीय हल की शर्त लिखिए, दो रैखिक समीकरण के लिए अनंत अनेक हल प्राप्त हो इसकी शर्त लिखिए, या फिर समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं हो इसकी शर्त लिखिए। या फिर पूछा जा सकता है कि समीकरण निकाय जो है संगत कब होता है, कब संगत होगा, जब समीकरण निकाय जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करे या संपाती रेखाएं प्रदर्शित करे। समीकरण निकाय असंगत कब होगा, जब उसका जो ग्राफी निरूपण हो कैसा हो, समांतर रेखाएं। या फिर समीकरण निकाय असंगत कब होगा, इसमें से पूछ लिया कि उसका बीजगणितीय निरूपण किस प्रकार का होगा। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तब रेखाएं कैसी होती है, उस समय निकाय किस प्रकार का
आपका हमें प्राप्त होगा। तो ये सारी स्थितियाँ आपने को पता होनी चाहिए। और वही जो स्थिति है हमको जो दिया गया यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिया गया समीकरण युग्म ये हमको दे रखा है 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इसका एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होगा उसके लिए अपने को p का मान जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लें, इससे सामान्य रूप से तुलना करने पर अपने को a1 का मान अर्थात x का गुणांक कितना मिलेगा 4, b1 का मान पहले समीकरण में y का गुणांक p और c1 का मान वो कितना मिला 8 मिला। दूसरे समीकरण पे अपने को मिलेंगे a2, b2 और c2। a2 अर्थात x का गुणांक, b2 अर्थात y का गुणांक और c2 अर्थात अचर राशि अपने को प्राप्त होगी। अब इनकी तुलना हम कर लेते हैं। तुलना कैसे करेंगे, क्योंकि अपने को तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसका मान ज्ञात करो कि अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल हो, जब क्या बोल रहा है अद्वितीय हल हो, जब अद्वितीय हल होता है तो उसकी स्थिति क्या बनती है, उसकी स्थिति बनती है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके b1/b2 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, या अद्वितीय हल हो तब, अद्वितीय हल होता है तब ऐसा होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके b1/b2 के। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सूत्र ही या अद्वितीय हल होने की शर्त हमारे पास में ये है। इसमें हम मान रख दें a1 का मान अपने पास कितना आता 4, a2 का मान कितना मिला 2, बीच में बराबर नहीं, b1 का मान कितना है p और b2 का मान कितना है 2। तो यहाँ से हम जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा 2/1 बराबर नहीं होगा किसके p/2 के। जब इस 2 को हम इधर लेकर के आएंगे तो अपने को मिलेगा 2 दूना 4। अर्थात यदि इस समीकरण में अगर हम p का मान 4 के बराबर नहीं रखेंगे तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान जो है क्या नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है उदाहरण नंबर 16 है, पेज नंबर 68 पर आपको मिलेगा के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर समीकरण निकाय हमने लिख लिया है। दिया गया समीकरण युग्म kx धन 3y माइनस k माइनस 3 = 0 और 12x + ky माइनस k = 0। यहाँ से हम इसके अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो क्या होता है a1 होता है, x का गुणांक k मिला। पहले समीकरण में y का गुणांक है उसको हम b1 बोलते हैं, और पहले समीकरण में जो अचर राशि है जिसमें x और y नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं c1 बोलते हैं। तो ये मान अपने को मिल गए। दूसरे समीकरण में अपने को मिलेंगे a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो कितना है 12 है। दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है y में किससे गुणा है k से गुणा है, और अचर राशि जो है यहाँ पर है वो कितनी दी हुई है -k दी गई है। अब समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल हों तो k का मान अपने को ज्ञात करना है। जब अपरिमित अनेक हल प्राप्त होते हैं अपने को तो उसके लिए स्थिति क्या है हमारे पास में, उसके लिए स्थिति ये है कि इसके जो तीनों अनुपात हैं अर्थात a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा किसके c1/c2 के। तीनों अनुपात जो हमको बराबर मिल जाएंगे। इसके अंदर हम मान रख देते हैं। a1 का मान हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से k मिल रहा है, a2 का मान मिल रहा है 12 बराबर b1 का मान मिल रहा है कितना 3 और b2 का मान कितना मिल रहा है यहाँ पर k प्राप्त हो रहा है, और c1 का मान यहाँ पर हम लिख दें -k -3 और c2 का मान जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है -k मिल रहा है। इनको हम 1, 2 और 3 अनुपात नाम दे दें, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर पहले 2 अनुपातों से अर्थात 1 और 2 से पहले 2 अनुपातों की तुलना हम करें, यहाँ पर 2 को लेकर के अगर हम हल करते हैं तो इस k का गुणा अगर हम इधर करवाते हैं तो k का गुणा k में हुआ तो k² मिलेगा, और 12 का गुणा 3 में हुआ तो अपने को मिल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम 36। जब यहाँ से आप इस वर्ग को हटाएंगे तो उधर अपने को वर्गमूल लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपने वर्गमूल लिया तो यहाँ पर +-2 चिन्ह आपको लगाने पड़ेंगे। तो k का मान अपने को मिल जाएगा +-6। यहाँ पर हम देख रहे हैं k के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं +6 और -6।
लेकिन ये +6 है कि -6 है उसको कंफर्म करने के लिए अपने को यहाँ पर 2 अनुपात और लेने पड़ेंगे, 2 और 3 से, या फिर आप 1 और 3 भी ले सकते हैं। 2 और 3 अनुपात को लेने पर यहाँ पर दूसरा अनुपात जो हमारे पास कितना है, 3/k है, और यहाँ पर कितना है -k -3 और -k। ये माइनस से माइनस हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इस k का गुणा आप इधर करवा दीजिए तो अपने को मिलेगा 3k/k इक्वल टू, इधर बचा सिर्फ k -3, यहाँ k से k हमारा कैंसिल हो जाएगा और अपने को प्राप्त होगा 3 = k -3। जब इस 3 को भी हम इधर भेज देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 माइनस का, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो अपने को यहाँ से k का मान जो मिलेगा कितना मिला, 6 मिला। यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो इसमें से केवल जो दोनों में कॉमन वाला मान है, अतः हम यहाँ पर लिखेंगे अतः k = 6 के लिए समीकरण निकाय या समीकरण युग्म अपरिमित अनेक हल प्रदर्शित करेगा। इसका मान अगर हम इन समीकरणों के अंदर k का मान 6 रख देते हैं तो अपरिमित अनेक हल इस समीकरण युग्म के प्राप्त हो जाएंगे, और जब हम इनका ग्राफ बनाने जाएंगे तो अपने को ग्राफ कैसा मिलेगा, इन दोनों समीकरणों का समपाती रेखाएं अपने को प्राप्त। अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और ये प्रश्न जो है 2020 सप्लीमेंट्री और मेन एग्जाम दोनों के अंदर पूछा गया है। समीकरण निकाय हमने लिख लिया है और यहाँ पर हमको जो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले समीकरण के अंदर जो x का गुणांक होता है वो a1 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक। अब कभी कभी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, y लिख देते हैं, लेकिन y को नहीं लिखना है, आपको y का गुणांक लिखना है। y में किससे गुणा है, कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और c1 का मान वो कितना है आपका 1 के बराबर है। साथ ही ये देख लीजिए कि या तो ये जो अचर राशि है वो बराबर के उधर होना चाहिए, या फिर दोनों ही राशियाँ बराबर के एक तरफ होना चाहिए। इधर दूसरे समीकरण में हम लिख देते हैं 2k - 1, यहाँ से अपने को मिलेगा k - 1 और इधर मिलेगा 2k + 1 अपने को प्राप्त होगा। तो ये समीकरण युग्म कब कैसा होगा, यहाँ पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तब क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है अर्थात समीकरण युग्म कैसी रेखा प्रदर्शित करता है, समांतर रेखा प्रदर्शित करता है, और समांतर रेखा है तो कैसा होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, a2 का मान कितना दिया हुआ है, 2k - 1 बराबर b1 की जगह मान लिख दीजिए 1, और b2 का मान कितना है, k - 1 अपने को प्राप्त हुआ, बराबर नहीं है किसके, c1 का मान कितना है 1, और c2 का मान कितना है 2k + 1 के बराबर है। यहाँ पर भी अपने को वही 1, 2 और 3 तीनों अनुपातों को नाम देना है। कभी कभी आपको सीधे ना पूछते हुए ये पूछ सकते हैं कि निम्न के k के किस मान के लिए समीकरण युग्म समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा, तब भी अपने को यही वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या पूछे, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म समपाती रेखा प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर p के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। उस स्थिति में आपको जो है इस सारणी से देखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल है तो ये वाली स्थिति बनेगी। इसमें अनंत अनेक हल है, संपाती रेखाएं तो अपने को ये वाला शर्त लिखना है, और कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं हैं तब अपने को ये शर्त अपने को लिखनी है। तो यहाँ पर जो है पहले 2 अनुपातों से हम लिख लेते हैं, 1 और 2 से 3/2k - 1 बराबर होगा किसके, 1/k - 1 के। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू अपने को जो है यहाँ पर निकालनी है। तो क्रॉस गुणा करवा दीजिए आप, 3 का गुणा हो जाएगा इधर k - 1 में, और इधर जो है 1 का गुणा होगा किसके अंदर, 2k - 1 में। जब 3 का गुणा k - 1 में हो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 3k और प्लस माइनस -3 अपने को मिलेगा, यहाँ से मिला 2k - 1। नंबर्स को एक तरफ, k को एक तरफ लाइए, जब इस 2k को हम इधर लेकर के आएंगे तो 3k - 2k अपने को यहाँ से मिल जाएगा, और 3 को उधर ले गए तो -1 पहले से था, और -3 गया तो +3 उधर जा कर के हो जाएगा। तो 3 में से 2 k गए आपके पास में, तो अपने को केवल k मिलेगा, और यहाँ पर +3 और -1 यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। यहाँ पर k की वैल्यू अपने को कितनी प्राप्त होगी, 2 अपने को मिल जाएगी। बाद के दोनों अनुपातों को ले लेते हैं हम 2 और 3 से।
यहाँ पर जो है दूसरा अनुपात है 1/k-1 है, बराबर नहीं है किसके, 1/2k+1 के। इसमें भी हम क्रॉस गुणा करवा दें तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 2k+1, बीच में बराबर नहीं का चिन्ह है तो यही लगाएं, और इसका गुणा इधर हुआ तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को k-1। k को एक तरफ लेकर के आ जाएं तो 2k-k बराबर नहीं है किसके, -1, और ये 1 भी उधर गया तो -1 अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो 2k k बराबर नहीं हो किसके, -2k। तो दो स्थितियां बनती है कि यहाँ पर ये समीकरण को समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा यदि k की वैल्यू कितनी रख दें हम यहाँ पर इस समीकरण में, k की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं और k की वैल्यू जो है -2 के अलावा कोई भी रख सकते हैं, -2 नहीं होना चाहिए। तो अतः हम लिख देंगे अर्थात k बराबर 2 और k बराबर नहीं है -2 के लिए समीकरण निकाय जो है समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। लेकिन उससे पहले यदि आपने ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि शॉर्ट्स वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जल्दी रिवीजन करने के लिए हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। चैनल पर बने रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।